सभी को नमस्कार। कैसे हाल चाल हैं बच्चों? आवाज़ आ रही है आपको सही? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल और विजिबल? अंबा दास, हेलो भाई। अर्नव नमस्ते भाई। भारती नमस्कार जी। गौतम भाई नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। सत्यम जी हेलो। गजेंद्र, चिराग, ओ जी कृष्ण। चिराग भाई, अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हें बहुत तकलीफ थी पहले, वॉइस नहीं आ रही, आ जाएगी वॉइस भी। महिमा तिवारी आ जाएगी बेटा। अंशिका जी नमस्ते। जोनी सैनी नमस्कार। सभी को नमस्ते। आइए तेजी से जुड़ जाइए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलसिला शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने, देखो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में हम धीरे धीरे चल रहे हैं, तो उसमें एक बेस बनाने में टाइम लगेगा। ऐसे मत घबराना कि भाई समीर भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत हमारी तरफ से प्रेम। ऐसे मत घबराना कि इतना समय लग रहा, उतना समय लग रहा। ये जो बहाने वाली कहानी है ना, ऐसा मत करना, है ना। थोड़ा सा बनाते चलो। जैसे एक बार जमीन में पैर बन जाएंगे ना, पूरा मजबूत जमीन में पैर आपका लग जाएगा, फिर देखना दौड़ने में कितना मजा आएगा। तो क्योंकि ठीक ठाक अपना जो है साइंस की भूमिका रहती है बच्चों, तो साइंस की भूमिका को मजबूत करने के लिए और बेहतर करने के लिए हम नहीं चाहते कि किसी भी भाग दौड़ में आपको ले जाया जाए। लगभग 40 क्लास के आसपास, 40 से 45 क्लास के आसपास हमारी होंगी, जिसमें सारा पीवाई की हो जाएगा, जिसमें सारी थ्योरी हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आइए। तो चलिए ठीक है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, और पिछली क्लास में हमने ये समझा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि अणु, परमाणु, उससे बनने वाले तत्व, तत्वों से बनने वाले यौगिक, और यौगिक से फिर आगे बढ़े तो हमने कहा कि सर ये जो है कोई पदार्थ बन जाता है। तो हम ये कह रहे थे कि कोई पदार्थ जब बनता है ना बच्चों, कोई पदार्थ जब बनता है, उसकी छोटी सा छोटा कण अगर देखना हो, छोटे से छोटा कण अगर देखना हो, तो उसे देखने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी, मतलब कितना टाइम उसमें लग रहा होगा कि एक पार्टिकल जो आंखों से नहीं दिख सकता, उसके बारे में कोई सिद्धांत देना है और उसके बारे में सोच विचार करना है। अरे लोगों को तो ये चारपाई खाट तकत नहीं दिखाई देते, इनसे टकरा जाते हैं। लोगों को तो इतने बड़े बड़े जो है सामान नहीं दिखाई देते, उसमें भी जो है बच्चे टकरा जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया। तो इतनी बड़ी बात हो गई परमाणु के बारे में कोई सिद्धांत देने के लिए, ये परमाणु कैसा होता है। और परमाणु तो छोड़िए, एटम तो छोड़िए, उसके भीतर सब एटॉमिक यूनिट के बारे में लोगों ने चर्चाएं की कि सब एटॉमिक यूनिट जो होती है ये कैसी होती है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। इसका मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हैं इसमें वर्षों लगे होंगे वैज्ञानिकों को समझने के लिए, इतनी बारीक, इतनी छोटी चीज को समझने के लिए। इसीलिए जब एक बार फाउंडेशन तैयार हो जाएगा सब्जेक्ट का, जैसे वैज्ञानिकों ने जो फाउंडेशन तैयार किया पूरी केमिस्ट्री के लिए कि आज केमिस्ट्री इतने बड़े वटवृक्ष बन गई है, जैसे वैज्ञानिकों ने दिया एक आधार, वैसे ही जैसे ही वैसे हम, ठीक है रवीना, वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे हम भी केमिस्ट्री का आधार तैयार कर रहे हैं। ठीक है त्रिशु, रुको बेटा। तो हमने कहा कि हम कल आपको जो पढ़ा रहे थे, हमने आपको जो है पढ़ाया, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ाया, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ाया। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को पढ़ने वाले, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को पढ़ने वाले, बढ़ाने वाले जो व्यक्ति थे वो एंटोनियो लेवोजियर थे। एंटोनियो लेवोजियर ने कहा कि मास को बनाया नहीं जा सकता, मास को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ये अनडिविजिबल है, अनकटेबल, मतलब अनडिविजिबल है, ये अनडिस्ट्रक्टिबल है। इसको डिविजिबल क्या कहें कि अनडिस्ट्रक्टेबल कहें, कि इसे आप विनाश नहीं कर सकते, इसका ये अविनाशी है। तो हमने पिछली क्लास में समझ लिया था कि द्रव के संरक्षण का सिद्धांत या
द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। और यहां से जब आगे चल रहेंगे, यहां से जब आगे चलेंगे तो आज हम देखेंगे दूसरा नियम, जिसे हम कहते हैं, समझिए ध्यान से, अब दूसरा नियम पढ़ रहे हैं, वहीं से क्लास को आगे शुरू कर रहा हूं मैं। स्थिर अनुपात का नियम, राइटिंग को लेके समस्या थी, बता दीजिएगा एक बार, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा साफ लिखूं। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसलिए हमने क्या कहा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो तीन बातें इसमें बच्चों लिखते चलेंगे, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो भी आप लिखते चलें, समझिए ध्यान से। सिद्धांत किसने दिया, पहले देखें किसने दिया, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया। जोसेफ प्रोस्ट ने दिया, और कब दिया, 1797 में दिया, 1797 में दिया, ठीक है। अच्छा, नियम, लो का नियम, नियम नियम, कई बार ऐसा होता है, कल भी अणु की जगह परमाणु लिख दिया था। ये कमेंट आपके देखता रहता हूं ना, तो कमेंट देखने में, इसीलिए कमेंट देखने में डिस्टरबेंस पैदा हो जाता है, लिखते कुछ हैं। चलिए बच्चों, तो एक बार लिखता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं, क्या कहता है, एक बार लिख देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक में तत्वों का एक, तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित, तत्वों के द्रव्यमान का, तत्वों के द्रव्यमान का, द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात होता है। ये बात जब मैं आपको मिक्सचर की, और जब मैं आपको मिक्सचर पढ़ा रहा था, मिश्रण पढ़ा रहा था, तो मिश्रण पढ़ाते हुए मैंने आपको यौगिक पढ़ाया था, और यौगिक के साथ साथ मैंने आपको मिश्रण पढ़ाया था। तो जब मैंने यौगिक की परिभाषा दी थी ना, तो यौगिक की परिभाषा में मैंने इस बात को डिस्कस किया था कि किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और ये बात जोसेफ प्रोस्ट ने कही कि एक निश्चित अनुपात में होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। पहले इसको लिखें फिर मैं समझाता हूं, पहले इसको लिखें फिर मैं समझाता हूं कि किसी भी यौगिक में एक निश्चित अनुपात में होते हैं तत्व जो होते, इन एनी केमिकल कंपाउंड, इन एनी केमिकल कंपाउंड, या कंपाउंड, यहां पर रासायनिक भी जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इन एनी केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर present in a fixed proportion, एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कि एलिमेंट एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे, 1794 में इन्होंने कहा और अपनी किताब में 1797 में लिखा, निश्चित अनुपात में होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन निश्चित अनुपात में होते हैं। उदाहरण लिखें। अब यहां थोड़ा गौर करिएगा, एग्जाम्पल लिखें,
गौर करिएगा कि अगर आपको H2O बनाना है और H2O पानी है, तो पानी है तो किस किस का यौगिक है? ये तो एक यौगिक हुआ किसका? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कंपाउंड किसका हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो जोसेफ प्रोस्ट क्या कह रहे हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो तत्व होंगे, तत्व हुआ इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ, तो किसी भी तत्व में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे वो उनका द्रव्यमान जो होगा, तत्वों का जो मास होगा, वो एक निश्चित अनुपात में होता है। तो ये अनुपात जो होगा 1:8 होगा। ये 1:8 क्यों होगा, इसके लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1:8 क्यों होगा, इसके लिए ध्यान से समझें। देखो, ध्यान से सुनना बच्चों। अगर हम कहें कि ये एक एक्स है, इसका मतलब होता है किसी भी तत्व का प्रतीक, सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। और यहां लिखा हमने जेड और यहां लिखा हमने ए। जब हम जेड लिखते हैं इसका मतलब होता है परमाणु क्रमांक। इसका मतलब साइड में कहीं लिखना एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। जो परमाणु क्रमांक होता है वो ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यह बात परमाणु क्रमांक बताता है। और जब आप एक ही बात करेंगे, ए बताता है परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। लिखें इसके टेक्निकल शब्द, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहेंगे। ठीक है, ये तो हमने यहां से इतना सीखने की बात की क्योंकि हम इसको डिटेल करना चाहते हैं। आगे जाके हालांकि पढ़ोगे भी, लेकिन आपको ये बात मान लो समझ में ना आ रही हो, इस वजह से मैं कह रहा हूं। ये हुआ प्रतीक, इस प्रतीक के ऊपर की तरफ लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। इस प्रतीक के नीचे की तरफ लिखते हैं परमाणु संख्या। अब हमने लिया एग्जाम्पल हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन क्या लिखा जाता है? हाइड्रोजन लिखता है ऐसे। अच्छा, एक बात और यहां लिखें, ऊपर ही एक बात और लिखें। क्या लिखें? कि जब हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं तो द्रव्यमान संख्या में दो बातें शामिल होती हैं। मास नंबर में दो बातें शामिल होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी द्रव्यमान संख्या जब बताई जा रही होगी उसमें यह पता लगेगा कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है और प्रोटोन के साथ उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। अब जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, उस हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं। तो ये H क्या हुआ? ये H हुआ प्रतीक या सिंबल। किसका सिंबल? किसी भी एलिमेंट का सिंबल। ये एक क्या हुआ? एक हुआ परमाणु क्रमांक। ये क्या हुआ? परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर हुआ। और ये क्या बताता है? ये बताता है प्रोटॉनों की संख्या। और ये क्या हुआ? ये हुआ द्रव्यमान संख्या। जब ये द्रव्यमान संख्या हुआ तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कितनी संख्या है ये बताता है ये। तो अगर मैं यहां कहूं तो इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान है 1, लेकिन मैंने हाइड्रोजन के कितने परमाणु लिए हैं? 2। तो मैं कहूं कि अगर मैं हाइड्रोजन को ऐसे लिखूं 1 और मैंने इसके एटम लिए हैं 2, तो 1H1, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ। ये कितना द्रव्यमान हुआ? ये द्रव्यमान हुआ 2। मास कितना हुआ हाइड्रोजन का? 2 हुआ। दूसरी बात आपने कहा ऑक्सीजन। जब आप ऑक्सीजन को लेते हो तो ऑक्सीजन होता है 816, ये इसका द्रव्यमान होगा और ये इसका परमाणु क्रमांक होगा। तो मैंने कहा कि ये जो इसका द्रव्यमान है, आपने कहा कि इसका एक अणु लेना है, हमने इसका एक अणु लिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये अनुपात बनेगा 1:16। क्या कहता है जोसेफ प्रोस्ट? अब सुनो, किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी रासायनिक यौगिक में
तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। अगर आप उसे निश्चित अनुपात में ही मिलाएंगे, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो ही वो कोई यौगिक बनेगा, तो ही वो कोई कंपाउंड बनेगा। क्या बताया सर? कोई भी एलिमेंट जब हम लेते हैं, उस एलिमेंट को लिखने का तरीका यह होता है, उसमें नीचे लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और उसके ऊपर लिखा जाता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। जब आप परमाणु क्रमांक कहते हैं तो आप कहते हैं कि उसके प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी किसी भी एटम के भीतर। जब आप मास नंबर कहते हैं तो कहते हैं कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर कितनी होगी। अब आपने इसका ये बेसिक समझा। बेसिक समझने के बाद आप हाइड्रोजन पर आए, आपने कंपाउंड उठाया, H2O पानी, और उस हाइड्रोजन में आपने कहा कि सर ये जो दो है, आपने दो एटम लिए हैं किसके? दो एटम लिए आपने हाइड्रोजन के। जब आपने हाइड्रोजन के दो एटम लिए तो दो एटम में एक एटम का द्रव्यमान संख्या 1, दो एटम की द्रव्यमान संख्या 2, तो हमने दो ले लिए तो उसका द्रव्यमान कितना हुआ? 2। एक लिया है आपने ऑक्सीजन का, जब आपने एक ऑक्सीजन का लिया है तो इसका मास कितना है? 16। तो एक का मास 16 और इन दोनों का मिला के हुआ 2। अगर इसी अनुपात में आप इसे मिलाते हैं तो इससे पानी बनेगा, यह बात हुई। सवाल पूछेगा कि सर ये जो सिद्धांत दिया कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जो मास है उसका रेशियो अगर एक निश्चित रेशियो होगा तो कंपाउंड बनता है, और इसी बात को समझाने की कोशिश की जोसेफ प्रोस्ट ने। ठीक है, बात समझे क्या? चलूं आगे? बात समझे क्या? बात चलूं? बताओ जल्दी। अब सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से अब। अरे भाई एग्जाम्पल तो दिया है यार, एग्जाम्पल दिया तो है पीछे। अब सुनो ध्यान से। अब हमने कहा ये कुछ 4-5 सवाल लिए हमने इससे। क्या सवाल लिए? स्थिर अनुपात का नियम लिया। धैर्य से सुनोगे ना भाई तो कुछ समझ में आएगा, धैर्य से नहीं सुनोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्थिर अनुपात का नियम दिया जिसे आपने जोसेफ प्रोस्ट ने समझाया। ठीक है, सवाल ले लेते हैं पहला। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया है? पहला सवाल ये आया है 2018-19 में, किसी परीक्षा के सवाल हमने लिए हैं। ये किसी भी परीक्षा में आया हो, हमें सवाल से मतलब है कि कॉन्सेप्ट से सवाल कैसा बन सकता है। तो सर किसने दिया? तो हमने बताया पहला तो जोसेफ प्रोस्ट ने दे दिया, इससे तो सीधी बात हो गई, अभी पढ़ा था, बात क्लियर हो गई। सवाल नंबर 2 लिया। क्या कहता है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी को अगर हम डिसोल्व करें, उसका विघटन करें 18 ग्राम पानी का, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? यह सवाल हम पूछ रहे हैं। सर यह ध्यान रखना है, पेपर में बस हर बच्चे को पता है, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, हर बच्चे ने याद कर रखा है। अब यहां देखना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात सही क्या होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आपने लगाया 2:16, और 2:16 के बजाय वो पूछ रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो, तो इसे पलटना होगा। तो इसे हम कह देंगे कि यह 16:2 होगा, 16:2 होगा। बात समझे? एक बात होगा। अब यहां से आगे चलते हैं। बच्चों कुछ लोग गलती इसीलिए कर रहे हैं, देखो रटना नहीं है मेरे भाई, ये ऐसे करना है। सवाल नंबर 3 पर चले। जब सवाल नंबर 3 पर आए, उसका फिर हमने ऑप्शन देखा कि ये जो नियम है, ये जो निश्चित अनुपात का नियम है, ये क्या बताता है। सवाल नंबर 3 कहता है निश्चित अनुपात का नियम क्या बताता है? तो कहेगा कि रासायनिक पदार्थ के अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऐसी बात कुछ बताई क्या इसने? ऐसी बात कुछ बताई क्या इसने? कि कोई बात नहीं। इसने तो यह कहा कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। यह इसने कोई बात नहीं बताई, ये मक्कार बात है एकदम। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु संख्याओं के एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु पूर्ण संख्याओं में अनुपात में। पूर्ण संख्या की इसने कोई बात की क्या? इसने पूर्ण संख्या की कोई बात नहीं की। दूसरी बात गलत हो गई। तीसरी बात,
रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। हां, ये बात तो ये बच्चों, इन अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है भाई, भूमि ठीक है, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स मास रेशियो, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट किसी एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। और ये जो फिक्स प्रोपोर्शन है, इसको जोसेफ प्रोस्ट ने बताया है, इसको जोसेफ प्रोस्ट ने बताया। ये बात ठीक हो गई। अच्छा, अगली बात क्या कहता है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस एटम आर इंडिविजिबल। यार ये कोई बात हुई क्या? अभी तक तो एटम के इंडिविजुअल की बात जोसेफ प्रोस्ट ने कही, जोसेफ प्रोस्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, यह बात भी गलत हो जाएगी। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स मास रेशियो, यह बात सही हो जाएगी। एक सवाल और ले लेते हैं। क्या कहता है? यह कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में, इन ऑल सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द मास रेशियो ऑफ 3:8। 3:8 में लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज एन अकॉर्डेंस विद द लॉ। कौन से लॉ के अनुसार ऐसा होता है? ऐसा कौन से लॉ के अनुसार होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन ये 3:8 में ही मिलते हैं? ऐसा कौन सा नियम होगा? तो ऐसा नियम आपको बताएगा, क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का, कंजर्वेशन ऑफ मास है? बिल्कुल गलत बात है। सर ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल है? अरे रेसिप्रोकल की कोई बात ही नहीं है। क्या ये मास एनर्जी कंजर्वेशन है? नहीं भाई। ये 4 सवाल मैंने इसलिए लगाए ताकि आपने जो अभी अभी पढ़ा है वो आप तुरंत देख लो कि हमने कुछ समझा है या नहीं समझा है। यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे चलेंगे तो बच्चों सुनो, अब ये बात हो गई, इसको नहीं लिखना है, जो मैंने समझाया उसको लिखना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो आपको यहां से लिखेंगे एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। नेक्स्ट इसी में लिखना है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इसमें ये एक सब टॉपिक बनेगा और यहां से एक सवाल आने की बात होती है, ठीक है। पढ़ने में ध्यान मत दो, बाकी चीजों में पूरा ध्यान दो। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। डाल्टन ने अपनी एक बुक लिखी थी, अभी मैं बताऊंगा, इसको समझाऊंगा धीरे धीरे बच्चों, थोड़ा धैर्य रख के चलना है। डाल्टन ने अपनी एक बुक लिखी 1808 में, 1818 में एक बुक लिखी जिसका नाम था ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, हिंदी में भी इसका यही नाम होगा, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। इस किताब लिखी और इस किताब में डाल्टन ने पहली बार परमाणु का सिद्धांत दिया। पहली बार डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया। साक्षी ये एटम और जो मॉलिक्यूल चल रहा है उसका 1794 में उसने बात की थी, 1797 में उसकी किताब में लिखा गया। तो क्या दिया इसमें पहली बार? डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या इसमें क्या लिखा गया? एटॉमिक थ्योरी दी गई। तो पहली बात यह आई कि परमाणु सिद्धांत, पहली बार परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? पहली बार परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणुवाद का सिद्धांत पहली बार डाल्टन ने दिया है। परमाणुवाद का सिद्धांत पहली बार डाल्टन ने दिया है। और डाल्टन क्या बताते हैं अपने परमाणु की थ्योरी में? अब सुनो ध्यान से, 2-3 मिनट ध्यान से सुनो। 1808 ही लिखा है नेहा, 2-3 मिनट ध्यान से सुनो। जब आपने कल की क्लास में सुना और भारत के एक व्यक्ति आए जिनका नाम, हाँ 1808 ही है, 1808 ही है। अच्छा हमने 1818 बोल दिया क्या? नहीं 1808 ही है।
इसको ए न्यू सिस्टम केमिकल फिलोसफी, इसको देवनागरी लिपि में लिख लो। अब सुनो ध्यान से, आपने समझा कि परमाणु के बारे में तो बातें पहले कणाद ने भी कर दी थी। कणाद ने कहा था कि जो प्रत्येक मैटर है, एवरी मैटर मेड अप बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल, और वो जो स्मॉल पार्टिकल है वो अनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है, उसको बांटा भी नहीं जा सकता। ये बात किसने कही थी? कणाद ने कही। लेकिन कणाद ने इसके बारे में कोई बड़ी थ्योरी नहीं दी, कणाद ने इसके बारे में कोई सिद्धांत नहीं दिया, और कोई ऐसी बात लिखी नहीं। फिर वहां से आगे चले तो फिर एक व्यक्ति आए जिनका नाम डेमोक्रेट्स था, और डेमोक्रेट्स ने बताया कि हां, ऐसी कोई चीज है जिससे सारे के सारे ये मैटर मिलकर बने हैं, और फिर दोबारा फर्दर उसको हम तोड़ नहीं सकते, दोबारा फर्दर उसको बांट नहीं सकते, और उसे हम परमाणु, उसे हम एटमियोन कह सकते हैं, और जिसे हम एटमियोन कह रहे हैं उसका ही मतलब होता अनडिविजिबल, और वो जो इनडिविजिबल होता है, अविभाज्य कण होता है, उसको उन्होंने परमाणु नाम दिया। उस परमाणु नाम के बाद लगभग 2000 सालों के बाद एक व्यक्ति आए यूरोप में जिसका नाम डाल्टन हुआ, और डाल्टन के पास दो सिद्धांत थे स्टडी करने के लिए, उसके बाद दो प्रिंसिपल स्टडी करने के लिए थे। एक प्रिंसिपल का नाम मास कंजर्वेशन आपने देखा, और एक का आपने देखा कि फिक्स प्रोपोर्शन में कोई कंपाउंड बनता है। इस दोनों के बारे में दोनों को एक जगह मिलाया, और उसने सोचा कि जो फिक्स प्रोपोर्शन का जो सिद्धांत है, ये तो मुझे कंपाउंड बनाने का तरीका बताता है कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। इसका मतलब तत्वों से मिलकर, एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बन रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये तत्व किससे मिलकर बन रहा होगा, ये एलिमेंट किससे मिलकर बन रहा होगा। और दूसरी बात ये उसके दिमाग में आई कि मास कंजर्वेशन कहता है कि द्रव्यमान को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि जो मास है, जो द्रव्यमान है, ये हमेशा एक ही अनुपात में रहेगा, हमेशा जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि इसे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। इन दोनों सिद्धांतों को लेकर, एंटोनियो लेविजियर के सिद्धांत को लेकर और साथ ही जोसेफ प्रोस्ट के सिद्धांत को लेकर, दोनों सिद्धांतों को समझा, और 1808 में अपनी जो किताब लिखी, उस किताब में इसने कहा कि मैं बताता हूं सही मायने में परमाणु क्या है। ऐसा मान के चल सकते हो कि घर में कोई चर्चा चल रही थी, किसी ने कहा अरे इसने उसको मारा है, किसी ने कहा इसने उसको मारा, किसी ने कहा मैंने आता देखा, किसी ने कहा मैं जाता देखा, प्रमाण किसी के पास नहीं है। डाल्टन आते हैं और डाल्टन अपनी बात प्रमाण के साथ सिद्ध करते हैं कि मैं बताता हूं, कणाद ने कोई प्रमाण नहीं दिया, डेमोक्रेट्स ने कोई प्रमाण नहीं दिया, मैं सिद्धांत प्रमाणों के साथ और एक प्रिंसिपल, एक थ्योरी के साथ बताता हूं कि वास्तव में यह परमाणु क्या है। और इस परमाणु की थ्योरी को क्योंकि पूरा सैद्धांतिक दृष्टि से खोल के दिया, हालांकि अपने आप में पूर्ण नहीं थी, इसको आगे जाकर रदरफोर्ड इसको मना कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय पर यह बड़ी जीत थी, उस समय पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट था कि एक व्यक्ति ने यह बताया कि परमाणु क्या हो सकता है। तो क्या क्या बताया डाल्टन ने, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। लिखिए, डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की मुख्य बिंदु कि उसने क्या क्या बातें बताई। अब लिखना बच्चों, अपने पेन कॉपी में लिखते रहना। क्या मेजर पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहला लिखें, पहला, प्रत्येक पदार्थ, मैं राइटिंग ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, बताना, ये मेरे हाथ से फिसलता है थोड़ा, उतना अनुभव नहीं है इस बोर्ड का। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना है। ये बात तो पहले डेमोक्रेट्स और कणाद भी कह गए,
इन्होंने इसी बात को दोहराया कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना है। इन्होंने कहा कि वो जो कणाद और डेमोक्रेट्स कह रहे थे वो झूठ नहीं बोल रहे थे, सही कह रहे थे। तो क्या कहेंगे? एवरी मैटर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। एक बात तो इन्होंने ये बताई। दूसरी बात, दूसरी बात, और ये जो परमाणु बताया सूक्ष्म परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं। ये बात भी पहले बता दी गई थी, इसमें भी कुछ नया नहीं जोड़ा इन्होंने। इसमें भी कुछ नया नहीं जोड़ा। क्या कहा? परमाणु अविभाज्य होते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल। परमाणु अविभाज्य होते हैं। तीसरी बात, एक अब यहां से आगे चलना, देखना, एक तत्व के सभी परमाणु परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण समान होता है। रासायनिक गुण समान। बच्चों, राइटिंग में कोई दिक्कत है क्या? रासायनिक गुण समान होता है। इस बात तक ना तो कणाद गए थे, और ना इस बात तक कणाद गए थे, और ना ही इस बात तक पहुंचे थे आपके डेमोक्रेट्स। जब यहां ये पहुंच रहे हैं, तत्वों की बात की, तो इन्होंने क्या लिखा? इन अ एलिमेंट, तत्व में, ऑल एटम्स हैव सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बात समझिए। अगली बात, चौथी बात कहेंगे। अगली बात ध्यान से सुनना। यहां तक नहीं पहुंच पाए थे, ये क्या लिख रहे हैं? भिन्न भिन्न लिखें या अलग अलग? अलग अलग। और इसका एग्जाम्पल देखना चाहो ना आप, तो भाई हाइड्रोजन बना हुआ है, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे, सब बराबर बराबर होंगे। सबका मास और सबका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो बराबर होनी चाहिए। अलग अलग तत्वों के अलग अलग तत्वों के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण, इस बार भिन्न लिख देते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं।
अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के, यहां एक बात लिखनी पड़ेगी, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के, परमाणुओं के, बच्चों इसको जोड़ लेना भाई प्लीज। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो क्या लिखें भाई? अभी कमेंट नहीं देख रहा हूं, कुछ ना लिखो, मैं पढ़ा रहा हूं, बाद में देखूंगा। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव हैव different mass, एक सेकेंड, atom of different element have atoms of different element have different mass and chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टी, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसने कहा था एक ही तत्व के सभी परमाणु का मास और रासायनिक गुण समान होता है, एक ही तत्व के। और यहां कहा अलग अलग तत्व के, अलग अलग तत्व के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग तत्व के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है रोए भाई, कोशिश करेंगे एक ही बार में लिख दे, हो जाती है छोटी मोटी गलतियां, कोशिश करेंगे पर ना हो। कोशिश करेंगे भाई। अगली बात, अलग अलग तत्व मिलकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ये बात भी इन्होंने बताई कि तत्व कैसे बनते हैं, रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर, या ऐसे लिख लीजिए, अलग अलग तत्व मिलकर या तत्वों के परमाणु मिलकर मिलकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तत्वों के परमाणु मिलकर। अगर नहीं लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परमाणु शब्द बार बार लेना है इसलिए लिख रहे। अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, एक बार आप इसको लिख लीजिए। और एक ही बात और आखिरी लिखनी है, छठी बात, कि रासायनिक यौगिक में, ये वही सेम बात है जो किसने बताई, जोसेफ प्रोस्ट ने बताई थी। रासायनिक यौगिक में, रासायनिक यौगिक में तत्वों का एक समान, एक निश्चित, एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। इन
केमिकल कंपाउंड, elements are present in a fixed ratio. ये 5-6 बातें इन्होंने बताई, ये 5-6 बातें इन्होंने बताई। सर डिफरेंट की मीनिंग रोंग है, मतलब स्पेलिंग रोंग है, ये कहना चाह रहे हो? DIFFERENT, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड, ये लिख लिया आपने, मैं आगे दिखाऊं? अब देखो, सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से। पहला हमने कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, एवरी मैटर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। यहां इन्होंने बात कर दी किसकी? यहां इन्होंने बात कर दी परमाणुओं की। दूसरी बात बताई, परमाणु की प्रकृति कैसी है? इनडिविजिबल है। और परमाणुओं से मिलकर क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। एलिमेंट की खास बात क्या होगी? कि उसका मास और केमिकल कंपोजिशन समान होगा, एक बात। फिर इस कंपाउंड तत्वों से मिलकर, तत्वों का गुण क्या होगा? एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी कि एक ही एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे होंगे, अलग अलग एलिमेंट के परमाणु अलग अलग होंगे, ये बात हमने बताई। और अगली बात ये बताई, अगली बात ये बताई कि यौगिक जो बनता है, तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। हां सर, और ये जो बनता है ये एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिलता है, प्रोपोर्शन में मिलता है। क्या आप ये नहीं कह सकते हो बच्चों, क्या ये नहीं कह सकते हो कि डाल्टन जो है, डाल्टन जो है रासायनिक संयोजन के सिद्धांत को, डाल्टन ने रासायनिक संयोजन के सिद्धांत को स्पष्ट किया, सिद्धांत को स्पष्ट किया। अभी तक किसी भी आदमी ने यह नहीं बताया था कि तत्व किससे मिलकर बना, यौगिक किससे मिलकर बना। हर व्यक्ति जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि मैटर ये होता है, स्थिर अनुपात में होता है, लेकिन इतनी स्पष्टता किसी ने नहीं दी। एग्जाम्पल क्या लें इसका? एग्जाम्पल क्या लें? सबसे छोटी यूनिट बताई परमाणु होती है। डाल्टन ने हमें बताया, हमें क्या पता था? परमाणु होती है। परमाणुओं से मिलकर बनेगा तो अणु का जिक्र आ जाएगा। अणु का जिक्र हालांकि इन्होंने किया नहीं, इन्होंने कहते बहुत सारे परमाणु मिलकर तत्व बन जाएंगे, तत्व बन जाएंगे। बहुत सारे तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बन जाएंगे। अब ये संयोजन ही तो हो रहा है, ये कंपोजिशन ही तो हो रहा है कि परमाणु तत्व में बहुत सारे परमाणु एक जगह इकट्ठा होंगे, एलिमेंट बनेंगे, बहुत सारे एलिमेंट एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो यौगिक बने। ये बात डिस्कस किसने की? ये बात डिस्कस किसने की? ये डिस्कस किया डाल्टन ने, डिस्कस किया। तो आइए, यदि आपको ये बात समझ आ गई है तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लें एक बार। क्लियर है क्या भाई? बात क्लियर है? चलूं आगे? आपने नोट कर लिया? एक समान निश्चित अनुपात में, एक समान निश्चित अनुपात में रासायनिक यौगिकों में तत्वों का एक समान निश्चित अनुपात होता है। रासायनिक यौगिक में तत्वों का एक निश्चित अनुपात या एक समान निश्चित अनुपात। एग्जाम्पल क्या बताया? अच्छा, इसकी इंग्लिश रह गई थी। ठीक है सर, इसको एटम बोलते हैं। एटम मिल जाएंगे एक जगह बच्चों तो एलिमेंट मिल जाएंगे, और इसे कंपाउंड कहेंगे।
अभी सिर्फ आपको इतना समझ, जितना जितना मैं बताता चलूं ना, मेरी बात जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने। जितना जितना मैं बताता चलूं आप उतना काम करिए। यदि उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप मुझे कहने के हकदार होंगे, उसका भी मौका मैं आपको दूंगा। परमाणु का मतलब होता है विनाश, बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल जिसे हम नहीं देख सकते। आइए कुछ सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल, ये किसी परीक्षा में आया है, पहला सवाल किसी परीक्षा में आया है कि डाल्टन ने जो थ्योरी दी वो किस सिद्धांत पर आधारित थी। डाल्टन की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित थी। अगर यह सवाल आपकी परीक्षा में आए तो आप इसका क्या जवाब देंगे। आयोग तो कहीं ना कहीं सवाल इधर से उधर बनाएगा। सेजल भाई समझ में आ गया, लिख देंगे, लिख देंगे भाई। पहला, लॉ ऑफ डिफाइन प्रोपोर्शन, केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। अभी बताया कि डाल्टन ने क्या किया, अल्टीमेटली डाल्टन ने क्या किया। अल्टीमेटली तो डाल्टन ने यह बताया कि चीजें मिल मिलकर बड़ा बनता है। अरे कभी चम्मच लाते हो, कभी कटोरी लाते हो, कभी वॉशिंग मशीन लाते हो, कभी दीवार की घड़ी लाते हो और वो घर बन जाता है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर पूरा घर बन जाती है, पूरी गृहस्थी बन जाती है। छोटे छोटे कंसेप्ट मिल रहेंगे। जिस दिन केमिस्ट्री की बिल्कुल आखिरी क्लास हो रही होगी आप कहेंगे अरे सर अब एक केमिस्ट्री का महल बन गया है। केमिकल कंपोजिशन के सिद्धांत पर आधारित था। अणुओं से, मॉलिक्यूल से, पार्टिकल से आप एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट से आप कंपाउंड बनाते हैं। तो यह सवाल हुआ। इसीलिए पीवाईक्यू लगाए गए हैं ताकि तुरंत आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाए, तुरंत आप समझ लो मेरे बच्चों। एक बात हुई। सवाल नंबर 2 चले कि उस ब्रिटिश, नेम द ब्रिटिश केमिस्ट हु प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी इन 1808 regarding the law of conservation of mass and law of definite proportion which proved decisive in the study of matter. Study of matter, ऐसा ऐसा जो दोनों सिद्धांत थे उसका नाम बताओ जिसने द्रव्यमान संरक्षण का भी यूज किया, स्थिर अनुपात के सिद्धांत का भी यूज किया और अपना परमाणु सिद्धांत दे दिया 1808 में, जो कि पदार्थ के अध्ययन में एक निर्णायक सिद्ध हुआ। कुछ बच्चे जैसे ही यहां देखा हल्की सी झलक देखी, कह गए वही है वही है वही है। जैसे ही देखा कंजर्वेशन ऑफ मास, पहुंच गए लेवोजियर पर। बचपन से पढ़ते आए हैं क्योंकि लेवोजियर। जैसे ही देखा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, अरे प्रोस्ट है प्रोस्ट है प्रोस्ट है, भाग के लगाया। अरे मेरे भाई ये दिमाग नहीं लगाया कि विच प्रूव डिसीजिव इन द स्टडी ऑफ मैटर। अरे पदार्थ की स्टडी को करने में कौन सा दे दिया? डाल्टन ने दे दिया सिद्धांत, डाल्टन ने दे दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल की भाषा समझ आ रही होगी और साथ ही मेरी भी। सवाल नंबर 3 पर चले। क्या कहता है, ये भी पीवाईक्यू है। अंबादा, ये ऊपर कोई कह रहा कि इतना आसान नहीं आता। जब ये सवाल पूरी केमिस्ट्री के बाद पूछूंगा ना, इसे गलत करोगे। अभी पढ़ाया, अभी सवाल पूछ लिया, आसान तो लगेगा ही। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पदार्थ की प्रकृति से, हु प्रोपाउंडेड द फंडामेंटल थ्योरी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित किसने दिया? सर मिल्टन ने दिया, डाल्टन ने दिया, मेंडल ने दिया, लेवेजियर ने दिया। जब केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी, परीक्षा में बैठोगे ना, तो ध्यान नहीं रहेगा लेवेजियर था कि डाल्टन था। क्यों ध्यान नहीं रहेगा? जब तक ये नहीं समझोगे। आपको आदत पड़ी हुई है रटकर पढ़ने की, किसका नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, खाने के सोडे को उसमें क्या कहते हैं। बच्चों ऐसे नहीं, परीक्षा पास करनी है तो हथौड़े में पूरी मजबूती होनी चाहिए, ज्ञान नामक हथौड़े में। तो पदार्थ की प्रकृति, नेचर किसने बताया? अरे नेचर कैसे बताया? नेचर किसने बताया? नेचर तो डाल्टन ने बताया। नेचर कैसे बता रहा है यार? पदार्थ किससे मिलकर बना है? इससे पहले लेविजियर ने कहा था कि द्रव्यमान नष्ट नहीं हो सकता। उसने ये नहीं बताया वो कैसे बना है, नष्ट नहीं हो सकता ये बताया था।
और प्रोस्ट ने ये बताया कंपाउंड कैसे बनते हैं, उसने ये नहीं बताया कंपाउंड किससे मिलकर, उसने ये तो बताया कि कंपाउंड बनते हैं तत्वों से मिलकर, अरे ये एलिमेंट कैसे मिलकर बनते हैं। देखो अभी भी कुछ बच्चे अभी गलत कर रहे हैं, तो अब तो इनका क्या हाल होगा। कुछ बच्चे अभी गलत कर रहे हैं, कयामत की रात में तो इनका क्या हाल होगा। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं है, कौन सा सिद्धांत इसने नहीं दिया। जितने भी सिद्धांत इन्होंने दिए उनमें कौन सा डाल्टन ने नहीं दिया है। तो क्या कहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसेप्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसेप्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कौन सा डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, नेचर होता है कि किससे मिलकर बना है, ये मैटर किससे मिलकर बना है। पहला, ए डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और भिन्न रासायनिक गुण होते हैं। ये बात तो कही थी, ये बात तो कही थी, तो ये तो ठीक है, ये तो नहीं पूछ रहा है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं, अनुपात में संयोजित होते हैं, यह बात भी ठीक है, अनुपात में मिलते हैं। परमाणु बहुत छोटे कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में नष्ट नहीं किया जा सकता। उसने कहा अविभाज्य है, इनडिविजिबल है, उसने कहा इनडिविजिबल है, इसका मतलब यही तो है कि इनडिविजिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। क्या इसने मॉलिक्यूल की कोई बात की क्या इसने मॉलिक्यूल की कोई बात की? इसने तुम्हें बताया कि अणु किससे मिलकर बनते हैं? काजल पिछली क्लास देखो बच्चे, क्या इसने अणु की कोई बात की? तुम क्यों नहीं समझ पाए इस बात को कि मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। यहां तक तो ठीक है, मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना है, लेकिन ये मॉलिक्यूल तो शब्द डाल्टन ने यूज नहीं किया, मॉलिक्यूल शब्द डाल्टन ने यूज नहीं किया। तो ये कहता है कौन सा गलत है? ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत है। अभी अभी पढ़ाया, अभी देखते ना, निश्चित अनुपात में होता है, रासायनिक गुण होते हैं, और ये अदृश्य कण होते हैं, इनडिविजिबल होते हैं, ये जो है तोड़ नहीं सकते इनको। और एक आखिरी सवाल लेते हैं, इसी टॉपिक का एक आखिरी सवाल लेते हैं कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम थी। ये सवाल ऐसा है ना, अभी तो तुम्हें लग रहा है कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। विच कंसेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज ए consequences ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का कौन सा इसका रिजल्ट था? कि रिजल्ट था पहला, सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से मिलकर बने हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इसने कहा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम विच टेक्स पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में तो भाग लेते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? ये बात ठीक है, पर ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से नहीं निकल के आई है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते, बात कही है, बात बिल्कुल कही है, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। किसी दिए हुए तत्व के परमाणु ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं, बात कही है, बात झूठी नहीं, बात कही है, लेकिन बात इससे संबंधित नहीं है। यह क्या कहता है? परमाणु एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कि ना तो परमाणु नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। यह बात यहां इसके बारे में कहता है। तीनों की तीनों बातें डाल्टन ने कही है, ऐसी कोई भी बात नहीं जिसे डाल्टन ने ना कहा हो। लेकिन इन चारों में से ऐसी कौन सी बात है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से जाकर भिड़ जाती है? सनी देखता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से जाके भिड़ जाती है। बात ठीक है, ये इसका बात हो गई, ये इसका जवाब हो गया। सवाल नंबर देख रहे हैं 30 सेकंड, सवाल नंबर देख रहे हैं 4। क्या कहता है?
कौन सी अवधारणा नहीं थी? कौन सी अवधारणा नहीं थी? सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। अरे सभी पदार्थ छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं जिन्हें मॉलिक्यूल नहीं, जिन्हें एटम कहा जाता है। जिन्हें मॉलिक्यूल नहीं, एटम कहा जाता है। एटम कहा जाता है, जिन्हें एटम कहा जाता है। ये तो देख लो भाई, तुम्हें कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तो तुम ही देखो, मैं क्या बताऊंगा इसमें। जिसने पढ़ा है, परमाणु, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना है। यहां लिखा है ना, किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। पूरी क्लास को देखो मनीषा, तो समझ में आएगा। ढंग से समझो बातों को, ऐसे उड़ती उड़ती तैयारी मत करो। उड़ती उड़ती तैयारी मत करो, ढंग से पढ़ो और तब आगे बढ़ो। ये उसने कहा, ये इसने कहा, अरे कहा तो उसने था। ये क्या कहता है कि कौन सी बात डाल्टन की इससे संबंधित है, कौन सी बात डाल्टन की इससे संबंधित है। चलिए ठीक है, ये हुई हमारी आज की क्लास। बहुत धीरे धीरे चलेंगे भाई, अभी लगेगी इसमें समय, इसमें समय लगेगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं ऐसी ही एक क्लास के साथ। आप, प्रियांशी आगे बताएंगे। यहां कोई मतलब नहीं है मिल्टन को बताने का, जहां का जो टॉपिक है वहीं बताएंगे। सब खिचड़ी नहीं करेंगे कि ये बताया वो बताया। एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे चलेंगे, और सिस्टमेटिक तरीके से आगे चल के तब हम जो है आगे बढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री को संभालने का एक तरीका है, संभालने का एक तरीका, धीरे धीरे उसको संभालेंगे, है ना बच्चे। चलिए, किसी का कोई सवाल है तो टेलीग्राम पर लिख दीजिएगा, और फिर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।